हाँ, तो पूरी स्ट्रेट लाइन में मतलब मैंने ये कुछ रीजन से छोड़ा, क्या छोड़ा हुआ है, रोटेशन ऑफ एक्सेस और शिफ्टिंग ऑफ कर्व, बस और कुछ नहीं छोड़ा है। और वो भी इसलिए छोड़ा है क्योंकि इसका कंसेप्ट अलग से समझा दूंगा। एक रे रिफ्लेक्शन जो होता है वो एक, उसके भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो इसलिए छोड़ा है कि कोऑर्डिनेट का जितना स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा वो काम आएगा। कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि चीजें टाइम कंज्यूम करती है कई बार, है ना, पर पढ़ेंगे जरूर, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं क्योंकि ये सब चीजें। पर अभी आपको स्ट्रेट लाइन में कई लोगों को पूरा वो नहीं दिखेगा जितना पढ़ा दिया, क्या दिखेगा कि वो रोटेशन ऑफ एक्सेस का क्या हो गया, उसके क्वेश्चन आ गए तो जो स्ट्रेट लाइन आता है वो भी भूल जाओगे। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखना, जिस ऑर्डर में जो टेक्निक से पढ़ा रहा हूं उसी को फॉलो करिए। अब क्योंकि हमने पिछले हफ्ते हमने कोऑर्डिनेट कब स्टार्ट की थी, 15 तारीख को की थी, है ना, और आज कितनी है, 4 तारीख है, और ये हफ्ता भी पूरा इसी में जाएगा, मंडे तक, है ना। 20 दिन बहुत होते हैं स्ट्रेट लाइन के लिए देने के लिए। मतलब आप सोचिए 15 फेब से अगर कोई क्लास स्टार्ट हुई है, 15 फेब को मैंने कोऑर्डिनेट की पहली क्लास ली थी, और मंडे कब है अभी, आज कितनी, 4 5 6 7, 7 तारीख को भी मैं आपको स्ट्रेट लाइन का पेपर बताऊंगा। 8 तारीख से मैं आपका सर्कल स्टार्ट करूंगा। आप 15 तारीख से 7 तारीख तक दिन गिन लीजिए, 20 दिन करीब हो गए। 20 डेज बहुत होते हैं, लोग 20 डेज में तो कोऑर्डिनेट खत्म कर देते हैं, इनफैक्ट मैं भी कर देता हूँ। 20 डेज की बात करो, मैं 2 दिन में खत्म कर देता हूँ, है ना। पर 20 डेज बहुत अच्छा टाइम है। पर इसमें जो मैं 2-4% छोड़ता हूँ वो इसलिए नहीं छोड़ता हूँ, इसलिए छोड़ता हूँ कि एक बार पूरा बेस बन जाए जब। ऐसे ही लोकस का बेसिक धीरे धीरे आपको बनने लगा है, पर लोकस सही मायने में जब समझ में आएगी जब आप पूरा कोनिक सेक्शन पढ़ लेंगे, क्योंकि उसके भी क्वेश्चन आते हैं लोकस में। आप कोनिक्स पढ़ा नहीं होता तो कंसेप्ट नहीं बन पाते। तो हम क्या करेंगे, जब कोऑर्डिनेट हो जाएगी तो उसके बाद पीछे से फिर स्टार्ट करेंगे, जो जो चीजें छूटी हैं वो बताऊंगा इंक्लूडिंग क्वेश्चन। तो आज की क्लास में पैरा ऑफ स्ट्रेट लाइन और ऑटो सेंटर के कुछ क्वेश्चन लिए वो कवर करेंगे। फिर आप इसकी कल भी प्रैक्टिस करिए, संडे को इसका टेस्ट दीजिए, मंडे को पेपर का एनालिसिस करेंगे, और ट्यूसडे से हम स्टार्ट करेंगे सर्कल। तो ट्यूसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को सर्कल की क्लास रहेगी। सर्कल भी लगभग 2-1 वीक चलेगा, और जब तक डेट नहीं आई हम इसी पेज से चलेंगे। डेट आने के बाद डिसाइड करेंगे कि क्या स्पीड बढ़ानी है क्या नहीं करनी है ना। तो अभी आप इस बात का ध्यान रखिए। चलिए, अब पैरा ऑफ स्ट्रेट लाइन में जितना पढ़ाया था पहले एक बार उसका शॉर्ट रिवीजन कर लें, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं जो काम की चीजें हैं। तो नंबर 1, मैंने आपको बोला 2 तरह की लाइनें हो सकती हैं। एक जो कि ओरिजिन से जाए, उसकी जनरल इक्वेशन ये होगी, क्यों, और ये लाइनें दोनों क्योंकि ओरिजिन से पास हो रही हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इसकी ज्वाइंट इक्वेशन लिखो तो आप इस फॉर्म में लिखते थे, यस और नो। पूरा रिवाइज करवा रहा हूं, आपका अच्छा कंसेप्ट बनेगा। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसमें अगर आपसे पूछा जाए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो वो हमेशा ओरिजिन होता था, और एंगल बिटवीन लाइन पूछे तो हम इस फॉर्म से निकालते थे, यस और नो। अगर इसमें थीटा की वैल्यू 0 हो तो एच स्क्वायर ए बी के इक्वल होता था, और लाइन कोइंसिडेंट होती थी। कोइंसिडेंट मतलब सेम लाइन, अलग अलग नहीं, एक ही लाइन है ये था। और अगर थीटा 90 है तो ए प्लस बी, ये हमने पढ़ा था बेसिक पार्ट, ठीक। और इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी करे थे, फैक्टर बना के सेपरेट इक्वेशन निकाल सकते थे, एंगल। अब सेकंड पढ़ा था हमने कि अगर 2 जनरल स्ट्रेट लाइन दी हुई है, मतलब एक दिया y इक्वल टू m1x प्लस c1, एक दिया y इक्वल टू m2x प्लस c2, और अगर इससे ज्वाइंट इक्वेशन निकालना तो इनका मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, जिससे कि आपको एक इस फॉर्मेट की इक्वेशन मिलती है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। पर जब हम आगे कोऑर्डिनेट में पढ़ते हैं, जब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फॉर्म मिलती है। पर इसी फॉर्म की इक्वेशन सर्कल की भी थी, इसी फॉर्म की इक्वेशन पैराबोला की भी थी, हाइपरबोला की भी थी, इलिप्स की भी थी। तो हमें कई बार क्रॉस चेक करने का क्वेश्चन आता था, तो हम एक डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे जिसको डी या डेल्टा बोलते थे, डी भी बोलो तो चलेगा, जो कि होता था ए बी सी एच एच जी जी एफ और एफ। ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, एच का मतलब जो 2xy के बाद बचे, बी का मतलब y स्क्वायर, एक्स का मतलब 2g, सॉरी जी का मतलब 2x, एफ का मतलब 2y और कांस्टेंट टर्म। इसको जब हम सॉल्व करते हैं इसी इक्वेशन को तो ये ऐसे भी मिलता है, एबीसी, कई बार ये आ चुका है एक आध बार, 2fgh माइनस माइनस बीजी स्क्वायर। अगर मान लीजिए डी 0 है तो हम ये बात के लिए श्योर होते थे कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, और डी 0 नहीं है तो मैंने बताया था, पर अभी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ना था, अभी उस पर नहीं जा रहा हूं मैं। तो डी 0 है मतलब वो बता चुका हूं, दोबारा फिर बता दूंगा क्योंकि आज बहुत सारा पोर्शन कवर करना है। ये क्लियर बात, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। कौन सी 2 लाइनों को बताता है, इन 2 लाइनों को। इससे इसका कंपेयर भी होता है अगर सेपरेट लाइन निकालनी हो तो, पर क्योंकि सेपरेट लाइन निकालना मेथड से बहुत टाइम कंज्यूमिंग है तो सीधा गो फॉर ऑप्शन, ठीक। अच्छा, ये हो गया। फिर मैंने आपको बताया था ये जो 2 लाइनें हैं इनका आपसे इंटरसेक्शन पॉइंट पूछ सकते हैं, और आपसे इनके बीच का एंगल पूछ सकते हैं। तो एंगल जब पूछेंगे तो एंगल का फॉर्मूला अभी भी वही रहेगा, कितना, 2 रूट ए प्लस बी, ठीक है। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए मैंने बताया था पार्शियली डिफरेंशिएट करिएगा। तो अब थोड़े से कुछ क्वेश्चन 0 लेवल की शीट के देखते हैं और फिर बचा हुआ पार्ट पढ़ाता हूं। इतना पढ़ाया था, क्लियर था ये। चलो, अब जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -4 5 एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब इसके 2 तरीके हो सकते हैं, 4x माइनस 3y प्लस 7 प्लस बोलो लैम्डा टाइम्स। एक तरीका ये है, या एक तरीका इसका इंटरसेक्शन पॉइंट, और इस पॉइंट से इक्वेशन बन गया होगा ये सभी को।
निकालते चलो मेरे साथ फटाफट, कुछ क्वेश्चन करूंगा, सारे नहीं, छोटा टॉपिक है, आज खत्म हो जाएगा, हो गया होगा आपसे ये, है ना। तो आपने अब इसमें क्या करना है, -4 5 रख दीजिए, तो -16 -15 +7 प्लस लेमडा टाइम्स -8 -12 +5 इक्वल टू 0। लेमडा जो निकले वो वापस यहां रख दीजिएगा। चलिए अब देखिए, ये वाले क्वेश्चन में कई लोगों को अभी भी दिक्कत थी एबीसी की, वो बताया, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा, ऑल्सो फाइंड नेम ऑफ द कर्व। तो नेम ऑफ द कर्व मतलब आपको अब यहां पे अगर ये पूछेगी तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आपने निकाला डेल्टा या डी, देखो डेल्टा ही लिखा ना। अब क्या होता है, जो टर्म बुक में दिया अगर वो मैं यूज नहीं करूं तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं हमेशा करता हूं। तो इस डेल्टा को लेके कई लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वो नहीं, वो नाम है ना, कि जैसे मान लो किसी का नाम मोहित है तो एक ही बच्चे का होगा दुनिया में, 10 होंगे, पर 10 के 10 अलग होंगे। तो वैसे ही तो डेल्टा हम 10 जगह बोल सकते हैं, पर कहीं पे एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए बोलेंगे, कहीं पे डिस्क्रिमिनेंट के लिए बोलेंगे, कहीं पे डिटरमिनेंट के लिए बोलेंगे, सब जगह अलग अलग चीजें। तो अभी यहां पर डी का मतलब है एबीसी, एच एच जी जी एफ और एफ, क्लियर। अब ये 0 आता है पहला केस, तो आप बोलते हो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये पोर्शन में आपको बता दूं, आप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में कुछ पढ़ो ना पढ़ो, ये जरूर पढ़ना, ये सबसे हाईएस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव पोर्शन है, ये भी टाइम लेता है, पर कम से कम सेकंड थर्ड राउंड में कर लोगे, छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए ये करने की जरूरत है, एंगल की करने की जरूरत है, ठीक है। तो अगर ये हुआ तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। दूसरा केस, मान लो 0 नहीं हुआ, पहले भी बताया था, दोबारा बता रहा हूं, तो आप देखोगे क्या, पहला केस ए इक्वल टू बी, एच इक्वल टू 0, तो ये लिखवा चुका हूं, दोबारा लिखवा रहा हूं, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी पैराबोला, एच स्क्वायर लेस देन ए बी एलिप्स, और एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी हाइपरबोला। ये 5 कर्व होते हैं और कुछ नहीं है, बस ये पहले भी लिखवा चुका हूं, फिर लिखवा रहा हूं, और मेरी आदत है ना, ये आदत आप भी डालो, हर बार लिखा करो। आप कभी उन सब एरिया की चिंता मत करो जो एरिया आपको डिस्टर्ब करता है, उसकी चिंता करो जो कॉम्पिटिटिव में काम के आते हैं, जो बेसिक है वो सब करो। आशीष राज, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस क्वेश्चन का जवाब आपको आज की सुबह की क्लास में मिल जाएगा, जो मैंने एक अलग से सेशन लिया था। ये क्लियर। अब सुनिए कहां दिक्कत आती है, मैं क्यों करवा रहा हूं, एक तो क्वेश्चन बता दूं। कई लोग कंपेयर करने में गड़बड़ करते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy, एक तो इसी ऑर्डर में लिखना बेटा हमेशा, फिर 2gx, फिर 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है a, तो a बोलो बेटा 2। अब देखो ये 3xy है, तो हमें पहले 2xy बनाना पड़ेगा, तो ये हो गया 3/2। तो h की वैल्यू कितनी, 3/2, तो h हो गया 3/2, b हो गया -1, g मतलब होता है 2x के बाद बचे, तो g कितना 2, f कितना -1, 2y के बाद जो बचे, और c हो गया बेटा 1। अब एक चीज कंफर्म कर लीजिए आंसर में, एच स्क्वायर और ab का रिलेशन क्या है। एच स्क्वायर है 9/4 और ab कितना बेटा, तो एच स्क्वायर ग्रेटर देन है, तो इसके दो ही आंसर हो सकते हैं, या तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन या हाइपरबोला। पर ये कौन डिसाइड करेगा, डेल्टा, यानी डेल्टा निकाले बिना गैस मत लगाना, नहीं तो पेपर में गलत हो जाएगा। वहां एक क्वेश्चन आएगा, यहां 10 क्वेश्चन मिलेंगे। तो अब आप निकालिए डेल्टा, मतलब मेरे पास 4 में से मुझे कंफर्म हो गया कि 2 ऑप्शन खत्म, वो ये फायदा तो हो गया, बाकी काम डेल्टा करेगा। तो 2abc h h g g और f और f, देखना क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू, तो इसका मतलब ये है हाइपरबोला। ठीक, और ये डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करना तो आता है आप सबको, 2 इंटू -1 -1 -1 1 प्लस 3/2 3/2 2 -1 1 प्लस ये डेल्टा मतलब डिटरमिनेंट सॉल्व करना, नॉन जीरो आ रहा है ना। तो ये सब हो गया क्वेश्चन, तो एक एक करके मुझे बस आंसर लिखवा दो। तो इसका एलिप्स, इसका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसका ये तो होमोजीनियस है, होमोजीनियस इज ऑलवेज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसमें तो कंफ्यूजन ही मत करना। ये हाइपरबोला, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हाइपरबोला, इज दैट क्लियर। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अच्छा क्वेश्चन है, एक साथ कलेक्शन मिल जाए, इसलिए 0 लेवल शीट दी थी मैंने आपको। अब जैसे ये क्वेश्चन है 7th, अब इसमें इतना कम डेटा दिख रहा है, इसमें बहुत लोग गड़बड़ करेंगे, जबकि ये सबसे इजीएस्ट है। कैसे, ए की वैल्यू कितनी 1, एच की कितनी और सी की कितनी 2, बाकी सब क्या 0, जी एफ और बस यही होते हैं, बी भी 0। अब बताओ ए बी सी एच एच 0 0 और 0 और 0। अब इसको सॉल्व करना कितना आसान है, देखो इसके लिए सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा कितना 0 -1/4 और 2, तो -1/2 क्यों, नॉट इक्वल टू 0, मतलब हाइपरबोला। अब यहां पर एच स्क्वायर देखो क्या है 1/4 और a इंटू बी कितना 0, तो एच स्क्वायर किसके इक्वल है, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है, तो हाइपरबोला। जबकि सबसे सड़ा है, पर लोग इसमें उलझ सकते हैं, जो टर्म नहीं है वो 0 है। क्लियर कंसेप्ट। ठीक, अब एक और बात बताना है, जैसे ये क्लियर है, जैसे आपने इसमें बोला ना पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर डेल्टा 0 है तो हमेशा क्या मिलता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, बट एच स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी है,
तो रियल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और एच स्क्वायर लेस देन ए बी है तो इमेजनरी। कब? डेल्टा जीरो। अब बोला आप ये कंसेप्ट कहां से है, तो आपके पास है ये कंसेप्ट, आप छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दोगे तो क्लियर हो जाएगा। एंगल यही होता है ना। अब बता अगर एच और ए बी की वैल्यू लेस देन हो जाए तो एंगल इमेजनरी है, तो इमेजनरी एंगल किसका है? अब ये कंडीशन आपने कहां पढ़ी है? हाइपरबोला और एलिप्स पर। ये हाइपरबोला एलिप्स की नहीं है यहां पर, ये कब की बात कर रहा हूं? तो अगर कभी इन केस कभी इमेजनरी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑप्शन लिखा हो तो मैंने बताया, अदरवाइज की जरूरत नहीं है। अब आप प्योरली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ना चालू कर रहे हो। क्लियर? तो ये आप देख लेना, भी आएगा तो बताता चलूंगा। अब ये भी मैंने आपसे बोला था, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें कई लोग बोल सकते हैं, जब इसको कंपेयर करोगे बताओ इसमें ए कितना, बी कितना, एच कितना, के बाई टू, साबाश, जी कितना -4, एफ कितना और सी कितना -12। अब आप डेल्टा को जीरो से इक्वेट कर देंगे तो आपसे क्वेश्चन हो गया होगा। बताइए क्या आ रहा है? के कितना आ रहा है? जीरो और दो वैल्यू भी आ सकती है, ओनली जीरो आ रहा है। अरे यार आप, अब मैं देख लेते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको डिस्कस नहीं किया तो आपको दिक्कत होगी। ए बी सी एच एच जी जी एफ, ये पहले बताइए सही लिखा है कि गलत है? सब सही है, ठीक। अब इस जीरो के लिए तो सॉल्व करना ही नहीं है। के बाई टू के लिए करोगे तो माइनस के बाई टू, के बाई टू -4, 9/2 -12, और -4 के लिए किया तो के बाई टू 0, -4 और 9/2। सॉल्व करिए। -k/2 बोलो, -6k प्लस 18 -4 इंटू 9k/4, क्यों? दिस शुड बी 0। अब मैं केवल ये हटा रहा हूं तो आप लिख लोगे। अब देखिए ये मिला आपको, 2 से ये भी कैंसिल, तो -k इंटू -3k प्लस 9 और माइनस का 9k, तो ये आ गया 3k स्क्वायर -9k -9k, क्यों? तो 3k स्क्वायर -18k इक्वल टू 0, 3k कॉमन तो k -6। तो कुछ बच्चे जो बोले थे k की वैल्यू 0 और k की वैल्यू 6 बोथ आर करेक्ट। हो सकता है ऑप्शन में एक दियो, हो सकता है दोनों दियो। पर मैं आपको बताऊं जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का सिंपलेस्ट पार्ट है ना वो ये भी टाइम लेता है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फेवरेट टॉपिक नहीं होना चाहिए, या सबसे आखिरी में टाइम बच जाए तो कुछ भी करो टाइम लगेगा। सही कंपेयर, सही पुटअप, फिर जाके सॉल्व होता है। के इक्वल टू 0 पे अब आपने के 0 रख दिया तो ये स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। हाँ तो सिंगल स्ट्रेट लाइन हो सकता है, कोइंसिडेंट लाइन हो, दो लाइन हो गई ना, सेम लाइन में भी तो होता है। तो अब ऑप्शन देख लेना ना आप क्या दिए। देखो क्या होता है, अभी आप इस पे अटक मत जाओ। के की वैल्यू 0 रखने पे आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, सिंगल लाइन मिल रही है। पर सिंगल लाइन मतलब क्या? ये तो 10 लाइन को भी बता सकती है, एक के ऊपर एक है, खत्म। तो इसे पेयर ऑफ लाइन के पार्ट में बोल सकते हैं, या लिखा होता कहीं कुछ। तो आपको ऑप्शन क्या दिए वो देख लीजिए। हो सकता है आपको ऑप्शन के 0 दिया ही ना हो, 6 दिया हो, 0,6 दिया ऐसे दिया होगा। अच्छा ये तो हो जाएगा आपसे बी। क्या आंसर है इसका? 2, ठीक है। आंसर लिखवाते चलना आप। और इसमें हो गया के 0 और 6। एक्चुअल में प्रॉब्लम वहां होती है इमेजिनरी हो, इमेजिनरी थोड़ी है के, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं। डन, ओके। एक क्वेश्चन लिखिए, 4x² -2xy प्लस y² प्लस 2x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट आपको बिना डिटरमिनेंट के करना है तो आप उससे करके देख लो डायरेक्ट फॉर्मूले से, जिससे भी आपको टाइम कम लगे, ये आपको देखना पड़ेगा। अब देखिए अगर इसमें मैं देखूं a 4 b 1 h -1
G2F2 और H, ओ सॉरी H बोल रहा हूँ, C7। एच स्क्वायर कितना है 1 और ए बी कितना बेटा 4, तो एच स्क्वायर लेस देन ए बी है। इसको देख के आप क्या बोलोगे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन या इलिप्स। पर सुन लो, अब आपने डेल्टा निकाला, 4 G1 है, ए बी सी, एच एच जी जी और एफ एफ क्या रहा है 0, राइट। अब ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ था, इस तरह के क्वेश्चन काम आते हैं, मेरे पास था इसलिए मैं आपको रिकॉर्ड में। ऑप्शन ए था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन बी था एलिप्स, ऑप्शन सी था इमेजिनरी पेयर ऑफ लाइन, और डी कुछ भी ले लो। तो एक चीज सुनिए, ये डेल्टा 0 आने पे हम श्योर है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है, बट यहां पर एच स्क्वायर क्या आ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या है, इमेजिनरी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो डेल्टा चेक करना ही है, कम मिलेंगे क्वेश्चन, बहुत ही रेयर मिलेंगे, बुक में था मेरे पास इसलिए मैंने कहा आपको बता दूं। अगर मान लो ये ऑप्शन नहीं होता तो आप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी लगा के चले आते, कोई दिक्कत नहीं है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, बस रियल और इमेजिनरी की बात बचती है। तो डेल्टा 0 होने पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलता है। ध्यान से सुनिए स्ट्रिक्टली, अगर एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी हो तो डिफरेंट लाइन होती है, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी हो तो पैरेलल या कोइंसिडेंट लाइन होती है, एच स्क्वायर लेस देन ए बी हो तो इमेजिनरी लाइन होती है। ये रियल टू डिफरेंट लाइन होती है, ये पैरेलल और कोइंसिडेंट लाइन होती है, और ये इमेजिनरी लाइन होती है। पर ये किस कंडीशन के बाद बात कर रहा हूं, आप बताओ, ये तीनों कंडीशन आपने कहां पढ़ी है, हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स पढ़ी है। पर इन तीनों को हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में भी यूज करते हैं, पर कब, और ये उधर कब होता है, कोनिक्स में। हाँ बस ये अगर चीज क्लियर रहेगी तो मिस्टेक नहीं होगी, नहीं तो हो जाएगी, क्योंकि यही चीज आप कोनिक्स में यूज कर रहे हो, यही पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में कर रहे हो, पर दोनों के मीनिंग अलग अलग। क्लियर बात। और टेन थीटा से आता है इसका कंसेप्ट। चलिए, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, रियल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, रियल टू पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, पैरेलल और कोइंसिडेंट लाइन, एच स्क्वायर लेस देन ए बी, इमेजिनरी लाइन। पर किस केस में, और डेल्टा नॉट 0 हो, और फिर ये चेक करते हैं हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स। चलिए नेक्स्ट। अब जैसे इसमें बोला फाइंड द सेपरेट इक्वेशन, दोनों ही सेकंड डिग्री की है, ये तो फटाफट हो जाएगा फैक्टर बना के। सी और डी नहीं हुआ होगा आपसे भाई, सी और डी नहीं हुआ तो क्या दिक्कत है, ऑप्शन तो दिए ही होंगे इसके, दिए होंगे। मैं बता रहा हूं पेपर में ऑप्शन दिए होंगे, एक चीज। दूसरी चीज, अगर किसी के फैक्टर नहीं बन रहा तो एक्स की क्वाड्रेटिक मान लो, तो एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 वाई स्क्वायर अपॉन 2। बोलो एक्स इक्वल टू क्या आ गया, -2 बाय प्लस माइनस 4 वाई स्क्वायर बाहर आ गया। अच्छा माइनस क्या, हाँ बाहर भी कौन आएगा, -2 बाय, ठीक है। हाँ तो -2 बाय, बोलो क्या आ गया, -2 बाय कॉसेक थीटा प्लस माइनस 2 बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 कुछ होता है, कितना होता है, तो कॉट बचा अपॉन 2 कॉमन निकल के कैंसिल, बाय कॉमन ले लो तो आपको रिजल्ट आ गया, एक्स इक्वल टू, बाय कॉमन लिया तो बोलो माइनस कॉसेक थीटा प्लस माइनस, ये दो लाइनें आ गई, प्लस साइन पे एक लाइन, दूसरी लाइन पे। और इक्वेशन की फॉर्मेट क्या होती है बताओ इसकी, वाई इक्वल टू एमएक्स ही तो होती है। देखो एग्जैक्टली वही आई है। कोई भी इक्वेशन जिसके फैक्टर नहीं बने, गो फॉर क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन। नहीं ऑप्शन तो है ही, सेकंड डिग्री में क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन से कर सकते हो। ये केवल होमोजीनियस में ही होगा यूज, नॉन होमोजीनियस में क्या करना है बता रहा हूं। अब जैसे 10th नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी सेम सेम तरीके से करिए, ये जो डी है ना इसको भी ऐसे ही करिए। तो बताओ आपको क्या क्या लाइनें मिली। पहली लाइन मिली एक्स इक्वल टू वाई माइनस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, दूसरी बोलो कितनी, माइनस कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। मन में कहीं 1% भी शंका हो तो क्या करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, ये 100% बन जाएगी। करके देखिए, मुझे तो यहीं से दिख रहा है कैसे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट का थीटा क्या होता है 1, अरे नहीं होता 1, तो बस खत्म। आप इसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे, पहली इक्वेशन ये है एक्स प्लस वाई इंटू कॉसेक थीटा प्लस, और दूसरी लाइन बोलो क्या है, एक्स प्लस वाई कॉसेक थीटा माइनस, करिए दोनों का मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, जब इन दोनों का होगा तो ये हो जाएगा 1, तो प्लस वाई स्क्वायर, इसका इससे तो कॉट कैंसिल, तो 2x वाई कॉसेक थीटा। देखो ये आ गया, यस और नो। तो ये इस तरह के ऑप्शन दिए होंगे आपको पेपर में, आपस में मल्टीप्लाई कर देना।
ये मल्टीप्लाई समझ में आ गया? जब पूरा मल्टीप्लाई इसका इससे होगा, इसका इससे होगा, एक बार इसका इससे, उसका इससे होगा। सेम इसी अप्रोच से किसको करना? डी को। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। एंगल बिटवीन द लाइंस का फॉर्मूला यही लगाइएगा। टू रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। आपको एंगल में जहां दिक्कत आएगी वो इसी वाले में जा सकती है, तो इसी को बता देता हूं, क्योंकि इसको देख के करोगे नहीं, आप सोचोगे तो होगा ही नहीं। बोलो इसमें एच कितना है? सेक थीटा माइनस का, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 कितना? 2, 2 से 2 कैंसिल, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना? तो बचा क्या? tan थीटा। इसको आप एंगल को थीटा की जगह ए मान लो, नहीं तो इस थीटा को आप कैंसिल कर दोगे। ये लाइन का एंगल है और वो क्वेश्चन के एंगल में थीटा दिया, तो आप लिखोगे tan A इक्वल टू tan थीटा, या ऐसा लिख सकते हो A इक्वल टू tan इनवर्स, तो कितना? क्लियर? कैंसिल कर दिया, दोनों जगह tan लिखा, तो आप बोलोगे 1 इक्वल टू 1 क्या होगा? क्लियर? पूरा एंगल हमेशा जो होता है वो कौन सा होता है? एक्यूट। तो पूरा ही रिजल्ट जो आता है वो हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव ही लेते हैं। तो ये तो निकला पॉजिटिव होता ही है। ये भी अगर बाई चांस कभी नेगेटिव आ रहा तो, और उसका लॉजिक क्लियर है आपको भाई, दो लाइनों के बीच में अगर एंगल 60 है तो बाय डिफॉल्ट 120 भी होगा, तो वो गलत थोड़ी होता है। बताना एक्यूट होता है इसलिए हम 60 बताते हैं। ये A2 है, h माइनस 1/2 है। मैं चाह रहा था कि कुछ ऐसा एक आध क्वेश्चन आ जाए तो आपके लिए लॉटरी हो जाए। 1/4 माइनस 2 अपॉन A प्लस बी, तो अंडर रूट निगेटिव आ रहा है, तो आप लिखोगे इमेजनरी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, नो एंगल्स। ये इमेजनरी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि यहां पर एच स्क्वायर क्या है? लेस देन ए बी। अब देखो इसका डेल्टा 0 है, एच स्क्वायर लेस देन ए बी। जब इमेजनरी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी तो एंगल कैसे निकलेगा? डन? इसका ऑप्शन होगा ना इमेजनरी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, नो एंगल बिटवीन लाइंस। इमेजनरी लाइन का कैसे? इमेजनरी मतलब इमेजिनेशन ही है, बाकी कुछ नहीं है। ओके? अब ये बाइसेक्टर्स की इक्वेशंस हैं, इसका फॉर्मूला लिखवा देता हूं मैं आपको, इसका भी और जनरल इक्वेशन का भी लिख लीजिए। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल बिटवीन होमोजीनियस इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइंस, एंगल बिटवीन द होमोजीनियस लाइन। होमोजीनियस का तो बहुत इजी होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। क्लियर? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। अब इसमें एक नोट लिखिए, पहला इफ मान लो ए बी के इक्वल हो जाए, ए बी के इक्वल हो जाए तो ये जीरो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से जीरो, तो बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या होगी? तो बाइसेक्टर की इक्वेशन ही होगी कंबाइंड ये सेपरेट ये। कभी कभी कंबाइंड आंसर देते हैं, कभी कभी सेपरेट देते हैं। धीरे धीरे पढ़िए, समझिए, आज की क्लास के बाद प्रैक्टिस करिए। ठीक है? इफ a इक्वल टू बी देन बाइसेक्टर इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 या x इक्वल टू x माइनस वाई, x प्लस वाई इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे सर h भी तो 0 हो सकता है, मैं कहूंगा बिल्कुल। दूसरा केस मान लो h 0 है, तो बाइसेक्टर की इक्वेशन ही हो जाएंगे एक्स वाई इक्वल टू 0, यानी या तो x 0 होगा या यानी कोऑर्डिनेट एक्सेस ही बाइसेक्टर हो जाते हैं। ठीक है? और याद रखना, ये नोट मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बाइसेक्टर हमेशा म्यूचुअली, हाँ। अच्छा, ये होमोजीनियस इक्वेशन है तो ये ओरिजिन से जाती हैं, तो इनके बाइसेक्टर भी किससे जाएंगे? ओरिजिन से ही जाएंगे, यानी चारों लाइन ओरिजिन से जाती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा जल्दी हो जाएगा ये, बताइए। इसका बाइसेक्टर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी एक्स वाई अपॉन एच कितना? -8, माइनस खत्म। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 8, 8x स्क्वायर माइनस 3xy
minus 8y square equal to 0. This is called bisector equation. जो मटेरियल कोऑर्डिनेट में मैं आपको दे रहा हूं बस उतना करना आप, और उसमें मैं खुद ही, आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चन छोड़े हुए हैं, ऐसा नहीं कि मैंने आपको रोटेशन का क्वेश्चन, रे का क्वेश्चन नहीं है, वो करवाऊंगा, आप उतना करना बस। बहुत बहुत कंटेंट तैयार किया इस बार नया भी। ये क्लियर बेटा? इसका बाइसेक्टर हो गया, बड़ा इजी है। इसमें इसमें बिल्कुल देर नहीं लगती। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, डायरेक्ट ही करा करो। 1 एक्स वाई अपॉन माइनस एच माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई, बोलो 3 एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस एक्स वाई माइनस, कभी भी बाइसेक्टर की इक्वेशन का ए और बी का सम हमेशा 0 होगा ऑलवेज, क्योंकि लाइन परपेंडिकुलर होती है ना, तो कई बार एक ही ऑप्शन में दिया हुआ ऐसा तो पट से मार्क कर देना। बाइसेक्टर कभी भी किसी भी लाइन के बाइसेक्टर हो, चाहे पैरा स्ट्रेट लाइन हो चाहे जनरल लाइन हो। बात तो एक ही, देखो पैरा स्ट्रेट लाइन पहले तो समझ लो कोई नया टॉपिक है नहीं, दो लाइन को कंबाइन करके पढ़ रहे हो, जो स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था वही चीज आप पढ़ रहे हो। अगर आपको बाइसेक्टर स्ट्रेट लाइन के थ्रू निकालना वहां से भी निकाल सकते हो, सेम अप्रोच से। क्लियर? अब जैसे इसमें कई लोग उलझेंगे, सर इसका बाइसेक्टर क्या होगा? अरे भैया यही बाइसेक्टर होंगे, तो एक्स वाई इक्वल टू 0 है, तो आप बताओ क्या होगा? एक्स, इसका मतलब एक लाइन ये है और एक ये है, तो ये आपस में ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो बाइसेक्टर क्या होगा? ये होगा बाइसेक्टर। यस और नो? तो बताओ क्या फॉर्मूला वही लगाओगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 0 माइनस 0 इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच, ये क्रॉस मल्टीप्लाई से 0। ये देखो अभी लिखवाया था मैंने, y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू, देखो एक बाइसेक्टर ये है और एक बाइसेक्टर, खुद लॉजिक से समझो आप, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बाइसेक्टर यही लाइन तो होंगे। अच्छा यही लाइन दी हुई हो, एक ये दी हो और एक ये दी हो, तो इसका बाइसेक्टर क्या होगा? कोऑर्डिनेट एक्सिस। अभी निकाला था आपने, अरे ये समझ में आया? अभी मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन दे दूं, थोड़ा समझना, अंडरस्टैंडिंग बनाना। मैं क्वेश्चन दूं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 फाइंड बाइसेक्टर्स, तो बताओ क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 फाइंड बाइसेक्टर्स, तो आप बोलोगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 0, तो एक्स वाई इक्वल टू 0 नहीं आ गया? अभी तो बताया था 2 मिनट पहले। अब एक्स वाई 0 पहले बताइए किस लाइन को बता रहा है? ये इन दो लाइनों को बता रहा है, तो इनका बाइसेक्टर कोऑर्डिनेट एक्सिस होगा, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस का बाइसेक्टर लाइन होगी। तो आपको कभी भी बाइसेक्टर पूछा कभी भी, तो आप बस ये फॉर्मूला यूज करें, ज्यादा दिमाग ना चलाते हुए, कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। चाहे आप इसको फैक्टर बना के करो, मतलब अलग अलग लाइन से करो, या ज्वाइंट से करो, सेम आंसर आएगा। कई लोग सेपरेट बनाते हैं फिर करते हैं पर आंसर गलत निकालते हैं, फिर बोलते हैं नहीं नहीं सर सेपरेट लाइन से अलग आता है, कंबाइंड से अलग आता है। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि सेपरेट लाइन का फॉर्मूला ये था, याद हो तो? याद है? अगर सेपरेट से निकालोगे तो इस फॉर्मूले से निकालोगे। बस ये अलग बात है कि ये होमोजीनियस है, तो सी इसमें क्या होता है? अच्छा अब मान लो जब इतनी कहानी बाइसेक्टर की हो रही आगे होगा, चलो देखते हैं, चलो एक एक स्टेप वाइज बढ़ते हैं आगे। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। जनरल लाइन भी दी हो तो भी एंगल का वही फॉर्मूला रहता है, और एंगल में 3 चीजें लगती हैं, ए, एच और बी बस, और टेन थीटा इक्वल टू होता है 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। और अगर ए प्लस बी कभी भी 0 हो जाए तो डायरेक्ट बोलना 90 डिग्री, परपेंडिकुलर लाइंस। अभी देखो कितना एंगल, अच्छे से प्रैक्टिस करो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को एकदम पहले राउंड में नहीं उतनी अच्छी बनेगी, कंसेप्चुअल क्वेश्चन में कई जगह दिक्कत आएगी। धीरे धीरे मैं आपकी इसकी प्रैक्टिस इसको आखिरी में करवाता है, इसलिए टिल एग्जाम तक प्रैक्टिस करेंगे तो सब चीजें क्लियर हो जाएंगे। कितना रहा? 2 रूट 1/4 प्लस 72, सही लिखा ना, अपॉन ए प्लस बी, तो -6। ये मॉड में लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। 1/3 1 प्लस 72 इंटू 4 288 बाय 289 मतलब 17 का, तो 1/3 इंटू 17/2, तो 17 बाय कितना 6, तो हो सकता है बुक में ऐसा लिखा मैंने। डन। ये शीट के क्वेश्चन अच्छे थे टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसलिए दिया आपको। ओके ये है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा, ये दो लाइनों का होमोजीनियस का तो पता होता है। ये जो दो लाइनें हैं इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने को बोले तो सबसे अच्छी अप्रोच होती है जो दिया हुआ ऑप्शन है वो इसको सेटिस्फाई करेगा। पहला अप्रोच ये है। एंड सेकंड अप्रोच मैंने पिछली बार भी बताया था, अभी फिर इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो। अच्छा एक बात और सुनो, अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि ये स्ट्रेट लाइन है। मान लो थोड़ी देर के लिए सर्कल होता,
तो जो पार्शियल डिफरेंशिएट करके लाइन मिलती उसके इंटरसेक्शन पॉइंट से सेंटर ऑफ सर्कल मिल जाता। मान लो ये कर्व हाइपरबोला होता तो सेंटर ऑफ हाइपरबोला मिल जाता, एक ही टेक्निक है। और अगर मान लो ये इलिप्स होता तो सेंटर ऑफ, और अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो पॉइंट ऑफ, और अगर ये पैराबोला है तो पैराबोला में सेंटर नहीं होता है ना, ठीक, तो कुछ नहीं निकलेगा, देखना जब पैराबोला होगा। तो अब आप इसको करोगे पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहले इसे एज अ फंक्शन मानिए। हो सकता है आप में से किसी को पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं आता, परेशान मत होना, अभी बता दूंगा। आपने करा एक्स के रिस्पेक्ट में तो एक्स को ही फंक्शन मानेंगे, तो एक्स स्क्वायर का 2x, इसमें एक्स का 1 तो -5/, ये y के फंक्शन 0 रीड होंगे, एक्स का 1। इस इक्वेशन को किससे इक्वेट करोगे? 0 से। चाहो तो दो ऑप्शन मैच कर रहे हो तो इसमें रख देना ऑप्शन जो दो कर रहे हो। इसी तरह से इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? y के। तो बोलो अब x का, क्योंकि डेल बाय डेल एक्स, एक्स क्यूब जब 3x² होगा, और डेल अपॉन डेल एक्स अगर y क्यूब होता तो कितना होता? 0। तो बोलो y के रिस्पेक्ट में किया -5x, हाँ -5x प्लस 8y प्लस 2, इसको भी 0 से इक्वेट करो तो आपको मिल जाएगा 5x माइनस 8y माइनस, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एंड रिमेंबर कि ये जो इक्वेशन है ये सेपरेट इक्वेशन कभी नहीं होती, ये गलती बिल्कुल मत करना। तो आप बताओ क्या आएगा? x अपॉन 10 प्लस 8, y अपॉन 5 प्लस 4, 1 अपॉन -16 प्लस 25, सही लिखा है? तो x अपॉन 18, y अपॉन 9, 1 अपॉन 9। देखो बुक का क्वेश्चन है तो मतलब स्टैंडर्ड है, और y 1। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गए? 2,1। अब आपको सोचो ऐसे कुछ ऑप्शन दिए हो सकते थे, 2,1, -2,1, 2, -1, हमेशा ऐसे होते हैं, -2, -1। आप ऑप्शन रख के देखो, सेटिस्फाई हो जाएगा। तो अगर कभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन पूछे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन पूछे, सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ इलिप्स, सेंटर ऑफ हाइपरबोला, एक ही टेक्निक है, एक ही टेक्निक है। मुझे तो ये भी नहीं पता पैरा स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, जो भी कर्व होगा उसका क्या निकाल दिया उसने? सेंटर। तो एक तरह से सोच लो लाइन का भी इंटरसेक्शन मतलब सेंटर, ऐसा मान, बस ये फंडामेंटल इसका लॉजिक है। देखो आ रहा है कि नहीं, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? तो अब आपको अगर इसको भी करना है, अब देख समझ में आ रहा है, ये पूरा टॉपिक एक्चुअल में टाइम कंज्यूम करता ही है। जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ोगे ना, इसमें मैंने बहुत एडवांस लेवल तक पढ़ाया हुआ है, जितना आगे बढ़ोगे उतने लेवल्स बढ़ते जाएंगे, कोई इसकी रीच नहीं है, पर आपको कहीं रुकना पड़ेगा, नहीं रुके तो मुश्किल हो जाएगी। इसका भी निकाल लोगे, इसका भी इसी ढंग से, ठीक है? मतलब तो सेम लाइन होंगी ना। इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो, अगर ये दो लाइनों से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना निकले तो इसका मतलब एक ही चीज हो सकती है कि लाइन क्या हो, पहला लाइन में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होते। तो अगर आप पहला लाइन का आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिलेंगे। देखो करके मिलना है कि नहीं? पहला लाइन है ना, कोइंसिडेंट लाइन होंगी तो भी एक के ऊपर एक सेम लाइन है तो भी क्या एक ही लाइन के थोड़ी कॉमन पॉइंट बताओगे? सुनो पहले, ये समझ में आ गया? अरे मेरे बात सुनो, कौन सा क्वेश्चन है, डी या सी? सी को मैं डिफरेंशिएट करूं तो 16x प्लस 8y प्लस 26 इक्वल टू 0, इसको 2 से कैंसिल कर दो, 8x प्लस 4y प्लस 13, यही आया, ठीक है। y के रिस्पेक्ट में करो, 8x प्लस 4y प्लस 13, ये आई वही है सेम। अब ये मुझे बताओ, ये लाइन तो सेम है, पैरेलल भी नहीं है, ये तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू, मतलब सेम लाइन है। एक ही लाइन को दो बार मल्टीप्लाई कर दिया, जो आप उधर भी बोल रहे थे सर के की वैल्यू 0 रख दे तो एक ही स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ये एक्चुअल में एक ही लाइन थी, पर उसी लाइन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, तो बोल पेयर ऑफ लाइन है, पर कौन सी लाइन है? कोइंसिडेंट लाइन है। तो इसमें तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि एक ही लाइन है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन करेगा नहीं, तो आप लिखोगे कोइंसिडेंट लाइन, देयरफॉर नो इंटरसेक्शन पॉइंट्स। और लाइन पैरेलल हुई मान लो तो भी इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब पैरेलल कब होती है पता है आपको? सारे कंसेप्ट स्ट्रेट लाइन के, आप लोग पता नहीं क्यों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन समझ रहे हो उसको, आप लोग इसको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को अलग समझते हो। मैं बोलता हूं आप जो पढ़े हो स्ट्रेट लाइन में वही चीज को कंबाइन करके पढ़ रहे हो बस। तो अगर मान लो लाइनें पैरेलल हुई तो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा, कोइंसिडेंट हुई तो भी नहीं मिलेगा, केवल इंटरसेक्टिंग लाइन का ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल सकता है। अभी मत उलझो भाई, ये तो दोनों लाइनें क्या है, सेम है। अब हमने पढ़ा हुआ है अगर दोनों लाइन कंसिस्टेंट विथ इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं इसमें, तब क्यों? क्योंकि पूरी लाइनें एक ही है, तो एक कोई सिंगल पॉइंट तो नहीं मिल रहा, एक ही लाइन पे दोनों लाइनें टिकी हुई हैं, दिखा में एक ही रही है, बस वैसा है। कांस्टेंट सब नहीं है तो इसका मतलब होता है लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन बेटा, केवल यहां सी नहीं होने का मतलब होता है लाइन ओरिजिन से जा रही है, बस इससे इसके अलावा कुछ नहीं। और वो आप पढ़ चुके हो पहले ही होमोजीनियस में। आखिरी क्वेश्चन का
इसी तरह से आ रहा है, बस खत्म। अब ये है जनरल इक्वेशन, इसका एंगल बाइसेक्टर निकालना है। लिखिए फार्मूला, लिखिए फार्मूला। अगर आपको इस तरह की इक्वेशन दी हुई है तो इसके एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखो। पता है किसी को? x माइनस एक्स वन का स्क्वायर माइनस वाई वन का स्क्वायर अपॉन a माइनस बी इक्वल टू x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस सॉरी y माइनस वाई वन अपॉन h, where x1 y1 is point of intersection of the lines. यानी अगर इसका बाइसेक्टर निकालना है तो पहले क्या लगेगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, फिर जाके बाइसेक्टर्स निकलेगा। इसको मैं आपको इस क्वेश्चन की जगह मेरी की गई मेहनत के एक क्वेश्चन से निकालवाऊंगा। ये आपने इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला है? अच्छा, लिखा ही नहीं, बस थोड़ा सा बचा प्यारा स्ट्रेट लाइन। इसके बाद आपको पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस बचाना है, बस खत्म। फिर आप बोलो तो मैं 1 महीने में आपको पढ़ा दूं। बहुत सबसे ज्यादा कंटेंट है मेरे पास कोऑर्डिनेट का पढ़ाने का, हाईएस्ट। पर कोऑर्डिनेट टाइम लेता है और मेरा मानना है कि ऐसे टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का कोई कभी फायदा नहीं होता अनलेस एंड अनटिल कि एग्जाम में टाइम दिया जा रहा हो। आपको ये बोल दिया जाए 10 आवर, वो 10 क्वेश्चन 2 आवर, फिर आपको हर लेवल का क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि 10 क्वेश्चन मिले हैं और 2 घंटे का टाइम है। जैसे जेई में होता है 1.5 घंटे 25 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन इजीएस्ट होते हैं, 10 टाइम लेते हैं, पर टाइम भी बहुत मिलता है। और केवल कोई बच्चा जेई एडवांस में 50% कर ले तो 99% बन जाता है, मतलब आधा पेपर भी कर ले, तो आप सोच लो कितना टाइम है। तो अंतर वहां आ जाता है। तो हम इसलिए बिल्कुल कंफ्यूज ना। आप देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर के लिए मैं किसी और का नहीं, मान लो इस इक्वेशन का एंगल बाइसेक्टर निकालना हो तो सबसे पहले मुझे क्या लगेगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आपने बताया 2 1, दिस इज कॉल्ड x1, दिस इज कॉल्ड, अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस y माइनस अपॉन a माइनस b इक्वल टू x माइनस 2 y माइनस 1 अपॉन h। अब इस पूरे को सॉल्व करके एक सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन बनेगी, इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर। तो ये तो और लंबा टाइम लेता, क्यों? क्योंकि पहले सही ये निकालना है बिना किसी ट्रिक के, फिर उसके बाद ये निकालना। बस इसमें इतनी हेल्प हो सकती है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑप्शन को सेटिस्फाई करेगा। करिए नोट करो, अब लिखा तो करी डालो ना, क्या दिक्कत है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। एक क्वेश्चन तो पूरा करना चाहिए आप लोगों को। इंटू 5, माइनस का माइनस कैंसिल, ये 2 पर चला जाएगा, यहां से 3 मिलेगा, तो इक्वल टू कितना? 6 इंटू एक्स वाई माइनस 2y माइनस एक्स प्लस 2। अब पूरी इक्वेशन को एक तरफ अरेंज करके आंसर दीजिएगा जब आएगा। ये है एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक, और दोनों कंबाइंड इक्वेशन निकलती हैं, तो एक्यूट ऑब्ट्यूस नहीं पूछते इसमें, सीधा सीधा बाइसेक्टर। अब मान लो इसमें एक्यूट ऑब्ट्यूस पूछ लें तो आपको और मजा आएगा। ये जो निकली इक्वेशन है, इससे पहले क्या निकालोगे? सेपरेट इक्वेशन, फिर उससे वेरीफाई करोगे कौन सी एक्यूट है और कौन सी। आराम से आधा घंटा भी कम पड़ेगा आपको। आप पेपर में 2 घंटे होते हैं, अगर कई बच्चों को पेपर नहीं बन रहा था, एक क्वेश्चन को पकड़े रहते हैं। आप देखना कुछ बच्चे एक्चुअल में ऐसे होते हैं, मैंने देखा है कि वो पूरे 2 घंटे मुंडी नहीं लाते, बाहर निकलो पूछेंगे, बोलेंगे पूरे 120 करके आए। कैसे? क्योंकि 110 मिनट तो उन्होंने एक ही क्वेश्चन को किया और बाकी 10 मिनट में ओवरडाक कर दिए। पकड़े ए या बी कोई एक ऑप्शन, मैं पूरा भरोसे में हूं कि एक ऑप्शन पकड़ के चलूंगा तो कुछ नंबर तो मिलेंगे। कभी ऐसा मन करे टेस्ट में एक्सपेरिमेंट कर लेना, नेगेटिव नंबर आ जाएंगे। कराना इंग्लिश में आ जाते होंगे नेगेटिव। देखो मेरा ही मानना, कभी ऐसा मन होना, आप तो ये यहां पे पेपर दे रहा हो, इसमें एक्सपेरिमेंट करोगे तो अगले पेपर में सुधार लोगे। फाइनल एग्जाम में एक्सपेरिमेंट कर अगले साल सुधारोगे। मतलब 1 हफ्ते में सुधारना या 1 साल में, ये आपके ऊपर है। तो बहुत सारे बच्चे पेपर में टेस्ट में एक्सपेरिमेंट नहीं करते, फाइनल एग्जाम में करते हैं। तो आप अभी तो ये हुआ नहीं, अभी तो देखो मल्टीप्लाई होगा। तो मैं कह रहा हूं ना, आपको इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले इसलिए बता रहा हूं कि आपको जो कंटेंट में दूं, अभी मैं ऑब्जेक्टिव शीट भी दूंगा आपको, आप उतना करो, बिल्कुल इधर उधर मत भटक जाना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें तो आपको यूट्यूब भी बहुत मजे से कंफ्यूज करेगा। ये क्लियर? तो आपको, आप जाओगे, लिखा होगा 10 सेकंड में देखिए बाइसेक्टर की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, 20 सेकंड में भटक जाओगे, बस और कुछ नहीं होगा। बाकी ट्रिक्स यही है कि ये जो वैल्यू है ना, ये वाला पॉइंट, यही बाइसेक्टर की इक्वेशन से जा रहा होगा। आप इस पॉइंट को ऑप्शन में भी सेटिस्फाई कर सकते हो। दूसरा, बाइसेक्टर परपेंडिकुलर होंगी तो a प्लस बी 0 होगा, तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, तो आप लोग देखिएगा। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव शीट के साथ ये पूछा एंगल बाइसेक्टर, इसमें आपको ये तो जल्दी निकल जाएगा। क्यों? a माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। अब ये आ गया डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। लैम्डा की वैल्यू के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है,
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का वैसे डायरेक्ट कंसेप्ट होता है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अगर आपको कभी निकालना ही हो बिना पार्शियल डिफरेंशिएशन के तो लिख लो फॉर्मूला। x1 डायरेक्ट निकाल सकते हो। मान लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x1 y1 है, तो x1 इक्वल टू लिखिए, लिख लीजिए HF माइनस BG AB माइनस H स्क्वायर एंड y1 इक्वल टू HG माइनस IF अपॉन AB माइनस H स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर कभी आपको अभी जैसे निकाले थे ना क्वेश्चन के 2-1, इससे निकालना चाहो तो निकाल लो। HF माइनस BG अपॉन AB माइनस H स्क्वायर HG माइनस AF अपॉन AB माइनस H स्क्वायर। आपने अभी जो एक क्वेश्चन किया था जिसमें ये निकाला था 2-1, आप चाहो तो इस फॉर्मूले से वेरीफाई कर लेना, आपको वेरीफाई हो जाएगा। पर इसमें सही वैल्यू रख के सॉल्व करना भी एक टास्क होता है, ध्यान रखना। जरा सा भी प्लस माइनस हिला आंसर गलत, तो इससे ज्यादा अच्छा होता है पार्शियल फ्रैक्शन। उसमें मिस्टेक चांस 0 हो जाते हैं, इसमें मिस्टेक चांस हैं। और इनफैक्ट ये पार्शियल डिफरेंशिएशन से ही मैंने सॉल्व करके निकाला है। ठीक, अब बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। उसके पहले जरा एक बार कंसेप्ट समझा दूं। मान लीजिए लाइन दी हुई है, तो इसका एंगल क्या होगा? यही होता है ना पहला पॉइंट। इफ a प्लस बी इक्वल टू 0 देन लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। a प्लस बी इक्वल टू 0 देन लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। दूसरा, इफ h स्क्वायर इक्वल टू ab और af स्क्वायर इक्वल टू bg स्क्वायर देन लाइन्स आर पैरेलल। कंडीशन ऑफ पैरेलल, इसमें से कोई भी एक कंडीशन लगेगी तो लाइंस क्या हो जाएंगी? पैरेलल। एंड थर्ड, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी एफ स्क्वायर इक्वल टू बीजी स्क्वायर एंड, यहां पर एंड लिख रहा हूं, एंड जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी क्या होंगी? कोइंसिडेंट लाइन, एक के ऊपर एक। अभी जो आपने एक क्वेश्चन करा था ना, अभी एक मिनट बता रहा हूं, जिसमें आपने बोला था ये लाइन सेम आई थी, आप देखना इसमें ये वाली कंडीशन वेरीफाई हो रही होगी। एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी एफ स्क्वायर इक्वल टू बीजी स्क्वायर जी स्क्वायर इक्वल टू, अगर लाइनें पैरेलल हैं तो ये कंडीशन आ रही होगी। जैसे ये पैरेलल लाइन होगी जब भी डिस्टेंस पूछा है, क्योंकि अगर नॉन पैरेलल हुई तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0। देखो इसमें ए कितना 8, एच कितना 4, बी कितना बेटा 2, जी कितना 13, एफ कितना 13/2 और सी की जरूरत है नहीं। एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, देखो 4 का स्क्वायर 16 और ये 16, इतना ही काफी है, इसमें जरूरी नहीं चेक करना, पर होगा, चेक करो आप। ए एफ स्क्वायर, ए है 8, एफ स्क्वायर 169/4, बी बी हो गया 2 इंटू जी स्क्वायर 169, देखो 2 इंटू 169 2 इंटू सी बन रहा है। ये लास्ट वाली कंडीशन ही होगी। जी स्क्वायर कितना है 169 और ए इंटू सी कितना है 15 इंटू 8 120, नहीं है ना? ये कंडीशन वेरीफाई नहीं हो रही, इसका मतलब लाइन कॉन्सिडेंट नहीं है। कॉन्सिडेंट लाइन होती तो डिस्टेंस 0 होता। हाँ कर सकते हो ना, कंडीशन नहीं बताई थी इसलिए डिस्कस नहीं किया। कई बार क्या होता है आपसे पूछा होता है, वो डिस्कस करने के बाद बताना ठीक समझता हूँ। क्लियर बात? अब आप उस क्वेश्चन में देख लो, मैं आपको अभी से बता रहा हूं ये। अच्छा सेम ही है ना? हाँ बस ठीक है। अब लिखिए डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, यानी अगर लाइन पैरेलल है तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है? जी स्क्वायर इक्वल टू, याद रखना क्या लिखा है मैंने, एसी। एफ स्क्वायर, इसमें ये भी होता है, एफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ये दोनों ही कंडीशन होती है, कोई एक भी वेरीफाई हो जाए तो हो जाएगा। अब लिखिए डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस 2 रूट जी स्क्वायर माइनस बी सी अपॉन बी इंटू ए प्लस बी, या 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन ए इंटू। अब कुछ बात समझना ध्यान से, अगर जी है तो जी के साथ क्या आएगा? बी, तो नीचे बी इंटू क्या आएगा? और अगर एफ है तो एफ के साथ ए, तो नीचे ए इंटू ए प्लस बी। सी दोनों का कॉमन होता है। एक नोटिस करने वाली बात है, देखो ये अगर 0 हो गया या ये 0 हो गया तो डिस्टेंस अपने आप क्या आ गया? 0। डिस्टेंस 0 आ गया अपने आप। समझा रहा हूं फार्मूला है ये तो बेटा, डिस्टेंस में 2। अब इनके प्रूफ इसलिए नहीं बता रहा कि प्रूफ बता दिया तो आप इतना ही बहुत है अभी आपके लिए, हाजमा नहीं बिगाड़ना आपका।
जी स्क्वायर कोई भी एक फॉर्मूला याद कर लो, या तो ये है, एक ही आंसर आएगा। पर मैंने आपको बस ये बताया कि जी देखो ए प्लस बी दोनों में कॉमन है, सी भी कॉमन है, जी के साथ बी आता है, एफ के साथ ए आता है। तो जी स्क्वायर माइनस बी सी अपॉन, तो बी लिखा तो नीचे क्या आएगा, बी इंटू ए प्लस बी, और अगर ए लिखा है तो मतलब एफ लिखा है तो ए आएगा, और दोनों से सेम रिजल्ट आएगा, अलग अलग नहीं आएगा। निकालिए जरा से रिजल्ट, रिजल्ट निकालिए से। अब मैं अगर इससे निकालू, मान लो टू जी कितना है 13, 169 माइनस बी सी 2 इंटू 15 30 बी 2 इंटू ए प्लस बी, क्यों सही है? तो 2 अंडर रूट बोलना 139/20, क्यों? तो रूट 139/5, चेक करना। ठीक है, उससे भी वही आएगा। ये काम का है कंसेप्ट, ये आपको पेपर में छोड़ना नहीं, कभी डायरेक्ट आया हुआ क्वेश्चन ये कर लेना है, ये करना है, लेमडा की वैल्यू निकालनी है, नेचर ऑफ रूट देखना, एंगल बिटवीन लाइन बताना है बस। और अगर होमोजीनियस है तो होमोजीनियस में सब बता सकते हो, बाइसेक्टर बता सकते हो, सेपरेट इक्वेशन बता सकते हो, सब कुछ। हाँ तो सेम फॉर्मुला ही सेम है, दोनों से रिजल्ट बदल नहीं सकता, एक ही रिजल्ट आएगा। तो आप कोई भी एक याद कर लीजिए। डन। क्या तो उसका आंसर अलग आ रहा है? नहीं, एक मिनट चेक कर। हाँ, सही सही पकड़े आप, जी के साथ ए आएगा, सॉरी। और एक मिनट करेक्शन कर लीजिए, पूरा काट दीजिए उसको। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन का फॉर्मूला, मान लो ये डी है, 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन ए इंटू ए प्लस बी, 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस बी सी अपॉन बी इंटू ए प्लस बी, दिस इज द राइट। काट के ही करिएगा बाद में, नहीं तो ए और बी कटा हुआ जो आप देखोगे ना, वो आप समझ ही नहीं पाओगे क्या है, वो एट द रेट पढ़ लोगे और एट द रेट कहां से आ गया ये नहीं समझ पाओगे। ओके, अब इससे देखना क्या आ रहा है, 2 अंडर रूट जी कितना है 169, ए इंटू सी कितना 120 अपॉन 8 इंटू ए प्लस बी 10 है ना, तो 2 रूट ये कितना हो गया 49, 49 अपॉन 80, 49 मतलब 7 अपॉन 4 रूट 5, तो 7 अपॉन, देखिए यही आ रहा है, उसका भी क्रॉस चेक कर लीजिएगा। मैंने आपको इसकी कंडीशन कॉन्स्टेंट की सही लिखवाई थी, देखना यही लिखवाई थी ना, जी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, तो फिर यहां गलती से लिख गया। क्लियर, निकालिए जल्दी। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन ए वन एच थ्री, एच की तो जरूरत ही नहीं पड़ती, खैर H3B9 G2 F6 और C -5। यस, 7/2√5 इज द राइट आंसर। पॉइंट टू रूट फाइव इज द राइट आंसर।
कितना? 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन ए इंटू, अब आपको जी के साथ वो गलती का ये फायदा है कि आप भूलोगे नहीं, तो जी स्क्वायर मतलब 4 माइनस ए इंटू सी, तो +5, ए 1 है और ए प्लस बी 10 है, ये 9 हो गया, तो 2 रूट 2 इंटू 3 अपॉन यानी 6/√10। डन। कोई भी एक याद कर लीजिए। तो स्ट्रेट लाइन में इतना ही पढ़िए, बाकी पढ़ने का कोई लिमिट कहीं पे भी नहीं होता है, इतना आपके लिए काफी है। तो जो काम की चीजें हैं वो सारी कवर हो गई हैं। अब उसके अलावा ऑटो सेंटर में जो दिक्कत जा रही थी, सब इस तरह के क्वेश्चन है, वो आप करना, कोई नहीं बने तो देखते हैं। अब आपको ऑटो सेंटर के कुछ कंसेप्ट बता रहा हूं। बचे हुए क्वेश्चन आप कर लेना, अगर कोई एक आध दो नहीं बने जीरो लेवल के, लीव छोड़ देना, उसकी चिंता भी मत करना। जितना इंपॉर्टेंट पोर्शन था उससे मैंने काफी ज्यादा पढ़ा दिया, इसलिए आप उससे ऊपर नहीं करना, क्योंकि इससे ऊपर जितना जाते जाओगे टाइम बढ़ता जाएगा बस। अच्छा, अब ऑटो सेंटर का कंसेप्ट बड़ा सिंपल है और इतना इजी है। आप बस एक ही चीज पे ध्यान दीजिए कि जब भी ऑटो सेंटर पूछा जाए तो इसकी डेफिनेशन पे ही जाना पड़ेगा। और सुन लीजिए एक बार फिर से डेफिनेशन, इसमें एक ही वर्ड में बोलता हूं, लाइन पासिंग थ्रू वर्टेक्स परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड, एंड अगेन लाइन पासिंग थ्रू वर्टेक्स परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड, लाइन पासिंग थ्रू वर्टेक्स परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड, ये और इनका कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। अब अगर हम पूरे मेथड से करें तो क्वेश्चन हमेशा टाइम लेता है, तो इसमें ट्रिक्स बहुत काम आती है और बहुत जल्दी हो जाता है। एक और चीज याद रखिएगा कि अगर राइट ट्राइंगल है तो राइट ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर की डेफिनेशन को राइट एंगल ही वेरीफाई कर रहा होता है, इसलिए इसी को हम ऑर्थो सेंटर भी बोलते हैं और यही राइट एंगल भी कहलाता है, अगर राइट ट्राइंगल कोऑर्डिनेट दिए हुए हो तो, यानी पैथागोरस थ्योरम लग रही तो। अब इसको करने का तरीका क्या होता है, बड़ा सिंपल सा समझ लीजिए कि कई बार एक ही कंसेप्ट हो जाता है, कई बार दो इक्वेशन लग सकती हैं। जैसे अभी इसमें आपको 3 वर्टेक्स दिए हैं, एक दिया 0 0, एक दिया 2 - 1 और एक दिया है 1 2। मेरे पास एक ही फंडा है, लाइन पासिंग थ्रू वर्टेक्स परपेंडिकुलर टू अपोजिट साइड। तो अगर मुझे इस लाइन की इक्वेशन पता करनी है तो इस लाइन का स्लोप पता होना चाहिए, तो इसका स्लोप निकालना आता है आपको, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो 3 अपॉन -1 मतलब माइनस कितना, इस लाइन का अगर स्लोप -3 है तो इस लाइन का 1/3। तो अब एक लाइन जो 0 0 से पास हो रही है, स्लोप 1/3 है, क्या होगी इक्वेशन? कोई कंफ्यूजन? अब आप इसी इसी पॉइंट, इसी को देख लो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, जो कर रहा है वो करेक्ट है। तो आपने ऑप्शन मान लो ए रखा थोड़ी देर के लिए, 1/3 एक्स की जगह रखा, 4/7 तो ये नहीं कर रहा है, खत्म। बी पे आए, 1/3 - 4/7, ये भी नहीं कर रहा है, हाँ, ऑप्शन गलत ही है। ठीक है, कोई बात नहीं, पहले समझ में आ गया। अभी हम पूरा मेथड से भी कर डालेंगे, कोई चिंता की बात नहीं। अब एक क्वेश्चन पूरा मेथड से भी सीखिए, ये आ गई इक्वेशन। अब मुझे एक इक्वेशन और लगेगी, अगर मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो मान लो इस लाइन की इक्वेशन निकालना है, तो मुझे इसका क्या लगेगा, इस लाइन का क्या लगेगा, जो कि क्या है 2/1, तो इसका कितना, यस और नो? तो लाइन क्या हो गई, y प्लस 1 इक्वल टू -1/2 इंटू एक्स माइनस 2, तो 2y प्लस 2 इक्वल टू -x प्लस 2, तो x प्लस 2y इक्वल टू, बोलो बेटा, 0। एक लाइन है वो वाली 3y प्लस एक्स इक्वल टू 0, ये लाइन है ओरिजिन से जाने वाली है, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, अरे 3y माइनस एक्स लिख लो यार, खुश हो, 3y माइनस एक्स, ठीक है। अब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ओरिजिन, तो यही ऑटो सेंटर हो गया। आपको नहीं भी क्लिक करा कि राइट ट्रायंगल है, कोई बात नहीं, आपको पूरा मेथड भी सीखना है पहले। तो मेथड ये कहता है कि एक वर्टेक्स और अपोजिट साइड के स्लोप से इसकी इक्वेशन निकालो, इस इक्वेशन को अगर एक ही ऑप्शन वेरीफाई कर रहा है, खत्म, नहीं तो दूसरे वर्टेक्स और इसके स्लोप से इस लाइन को निकालो और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट। अभी की डेट में ये क्योंकि राइट ट्रायंगल था इसलिए यही आया। अब देखो मैंने अभी राइट ट्रायंगल नहीं पता किया था ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी क्या निकला, राइट एंगल। कई लोग नहीं मानते सर राइट एंगल ऑटो सेंटर कैसे हो सकता है, ये तो बाहर हो गया। अरे भाई डेफिनेशन को जो सेटिस्फाई करेगा वही ऑटो सेंटर होगा, और कहीं आ ही नहीं सकता राइट ट्रायंगल में। ओके, 4 क्वेश्चन करोगे अपने आप कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, नोट करो। अभी 4 क्वेश्चन करेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। डन। अच्छा,
बस एक ही चीज याद रखो, लाइन पासिंग थ्रू वर्टेक्स परपेंडिकुलर टू अपोजिट साइड। तो इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकलेगी? इस लाइन का स्लोप का परपेंडिकुलर स्लोप और पॉइंट स्लोप फॉर्म, यानी y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू ओके। अब एक चीज समझो, अभी जो ट्राइंगल दिया हुआ था वो 0 0 देख के थोड़ा सा तो आपको हो सकता है क्लिक कर गया होगा कि ये जो पॉइंट है मैं इसका डिस्टेंस निकालूंगा तो भी √5 मिलेगा, इसका निकालूंगा तो भी, वो इनका निकालूंगा तो 1 + 9 √10 मिलेगा। तो अगर हम इसमें देखें तो पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर। तो ये क्या है? ये वाला एंगल क्या है? राइट ट्राइंगल, मतलब सही डायग्राम ऐसा था वो। ये 0 0 है, एक पॉइंट है 2 - 1 और एक पॉइंट क्या है बेटा? तो ये राइट एंगल था, इसलिए यही हो गया ऑर्थो सेंटर। ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है। कर जाए क्लिक, ओके, ना करे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। ऑर्थो सेंटर दिक्कत नहीं है, आपने ऑर्थो सेंटर का कंसेप्ट नहीं समझा, कभी भी 5 क्वेश्चन नहीं किए, पकड़ के बैठोगे ऑर्थो सेंटर जो है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब देखो यहां पर 3 लाइन दी, पर ये क्वेश्चन में अगर ये दोनों लाइनें देखें तो क्या है कि नहीं? ये कल ही करा था बाई चांस, यही था ना वो। देखो 4x - 7y + 10, 7x + 4y - 15, और ये एक लाइन है। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ही इज कॉल्ड, नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत टाइम लेने वाला होता है। अगर इस क्वेश्चन को मेथड से करना पड़ जाए ना तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि पहले लगेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फिर परपेंडिकुलर लाइन निकलेगी। तो अक्सर स्ट्रेट लाइन जब दी होती है तो इस तरह की संभावनाएं काफी ज्यादा हो जाती हैं। ठीक, हाँ दे सकते हैं, 3 लाइनों की जगह 2 लाइनों को कंबाइन करके दे दे तीसरी, तो पहले आप लाइनें निकालोगे सेपरेट, फिर उसके बाद ऑर्थो सेंटर निकालोगे। तीनों लाइन की ज्वाइंट इक्वेशन भी दे सकते हैं, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगी। कुछ बच्चे जिनके पास टाइम पेपर बहुत होता है वो कर लेंगे। ज्वाइंट इक्वेशन दी होगी तो सेपरेट इक्वेशन निकाल के करना, मतलब आप समझ जाओ ना क्या करना है ना? अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइन ला इन द क्वाड्रेंट। अब इसमें बताना आपको कि ये जो ट्राइंगल है इसमें तो लाइन भी परपेंडिकुलर नहीं है, तो इसका ऑर्थो सेंटर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? हाँ तो बताइए ना, अब आपको दिया हुआ क्वेश्चन करिए भाई, आपके लिए है ना क्वेश्चन एक तैयार। आपकी प्रॉब्लम यही है, आप पूरा करते ही नहीं हो, आप आधा छोड़ देते हो। अब इसमें तो ऑप्शन भी हेल्प नहीं कर रहे क्योंकि क्वाड्रेंट लिख दिया। समझ में आ रही बात? अगर मान लो पॉइंट ऑफ मान लो 2 3 3 4 लिखा होता तो हम ऑप्शन की हेल्प ले लेते हैं, तो ऑप्शन भी हेल्प नहीं कर रहे हैं। या तो बहुत ही एक्यूरेट डायग्राम बने, है ना, या फिर अभी नहीं होगा तो मैं आपको पूरा एक कंसेप्ट समझाऊंगा। ये दिया भी केवल इसलिए है कि मैं आपको समझा पाऊं कि आपको क्या पेपर में करना चाहिए और क्या नहीं। x + y = 1, 2x + 3y = 6 और 4x - y + 4 = 0। कंप्लीट क्वेश्चन समझा रहा हूं, ध्यान से समझिए, 2 क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, तो ये लाइन क्या है? 2x + 2y = 2, क्रॉस मल्टीप्लाई जिससे भी करना हो, नॉट नेसेसरी कि किससे कर रहे हैं आप। -y = -4, y आ गया 4, y 4 रख दिया तो x आ गया -3, 4। ये क्लियर है बात? अब मैं डेफिनेशन यूज करूंगा, लाइन पासिंग थ्रू वर्टेक्स परपेंडिकुलर टू अपोजिट साइड। तो इस लाइन का स्लोप है आपके पास, बोलो कितना है? 4, तो इसका भी है कि नहीं? तो इस लाइन की इक्वेशन बताओ, एडी की क्या होगी? y - 4 = -1/4 x + 3, 4y - 16 = -x - 3 x + 4y। यस और नो? ये बेटा इस लाइन की इक्वेशन आई जिससे आपको ऑर्थो सेंटर मिलने वाला है। क्या? x + 4y। अब मान लो कोऑर्डिनेट दिए होते तो मैं इसमें रख देता, अभी नहीं दिए, पूरा कथा बताऊंगा तो आप समझ जाओगे कि क्या चीज करनी चाहिए। अभी जो आपकी प्रॉब्लम है ना वो स्कोरिंग गेन करने की है। स्कोर गेन जब भी होता है जब बच्चे को बिल्कुल आपको ये एकदम क्लियर हो कि क्या नहीं करना है, क्या करना है। 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन में से मुझे पहले वो करना है जो मैं कर सकता हूं। अगर मैंने ऐसे 2 क्वेश्चन किए तो मेरे 4 कम होने वाले, नेट स्कोर कम हो जाएगा। अभी तो बात खत्म ही नहीं हुई, इतना हुआ। अब मैं एक और लाइन निकालूंगा तो एक लाइन और चाहिए, तो इसका मतलब एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और चाहिए आपको। जो भी निकालना चाहो, इसको कर लो सॉल्व, इसको कर लेते हैं, इसमें y से y डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। जो सबसे इजी लग रहा हो ना वो कैंसिल कर लिया करो, कोई भी निकाल लो आप। नेट टाइम देखना पड़ेगा आपको, और बहुत स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट के बाद ट्रिक्स मिलेंगी इसमें। तो क्योंकि अभी कोऑर्डिनेट नहीं दिए तो हम ऑप्शन का भी हेल्प, पर ये दिख गया हमें कि ये जो लाइन है फर्स्ट कोऑर्डिनेट के उसमें कट कर रही है। देखो x + 4y = 13, तो अगर इस लाइन की इमेज बनाओगे तो कहां बनेगी?
फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फिर भी देखते हैं अभी। ये क्लियर बेटा इतना? अब मैं इन दो लाइनों को सॉल्व कर रहा हूं, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं कर रहा हूं, इन दो को। तो आप लिखोगे x प्लस वाई इक्वल टू 1, 4x माइनस वाई इक्वल टू -4, सही लिखा है? ये कैंसिल, 5x इक्वल टू -3x आ गया, -3/5, x यहां रखा तो y हो गया 1 प्लस 3/5। तो इसका मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए -3/5 कॉमा, अब मैं इस लाइन की इक्वेशन निकालूंगा जिसको मैं ए बी सी और अब बोलूंगा बीई निकाल रहा हूं। इक्वेशन ऑफ बीई बोलिए, इक्वेशन ऑफ बी, y माइनस 8/5 इक्वल टू स्लोप, पहले होता है इसका स्लोप -2/3 है, 3/2 शाबाश, इनटू x प्लस 3/5, 5 और 2 10, तो बोलो कितना? पहले 5y माइनस 8 इक्वल टू 3x प्लस 9, ऐसा ले लो बल्कि 3/2 इंटू 5x प्लस 3/5, सही है? हाँ 5 से 5 कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल कर दो, 2 का मल्टीप्लाई बोलो, 10y माइनस 16 इक्वल टू, सही है? तो 15x माइनस 10y प्लस 20y इक्वल टू 0, 5 से कैंसिल, 3x माइनस 2y प्लस, अब इन दोनों का ये जो बने हैं, जो छोटे छोटे दो सर्कल बना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आपका कोऑर्डिनेट बताने वाला है। क्या रहा है? फर्स्ट या सेकंड? सही सॉल्व करना, जरा सी मिस्टेक में गड़बड़ हो जाएगी। ग्राफ वगैरह बना के कर सकते हैं, मैं वही तो बोल रहा हूं। ये सब देखो क्या होता है, पेपर में कितना टाइम है, कितने फोकट हो आप, इस पर डिपेंड करता है क्वेश्चन। अगर फोकट हो तो आप बनाओ इसका सही डायग्राम, सही इमेजेस, फिर लाइनें वगैरह खींचो स्किल से आराम से। तो आपकी फोकटनेस के ऊपर डिपेंड करता है। मैं ये वर्ड बोल सकता हूं कि अगर आप बिल्कुल फोकट हो, करो आराम से, 2 घंटे मिलते हैं, क्योंकि अगर 4-5 क्वेश्चन करना 2 घंटे में, कितना आपके लिए आसान है, सोचो। करता है, इसलिए तो बिना सॉल्व करे नहीं बोलना चाह रहा था मैं। अब आपके पास मैं थोड़ा सा देखता हूं, मेरे पास एक लाइन है 3x माइनस, ये इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 6x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0, इसमें x प्लस 4y माइनस 13 इक्वल टू 0, ये कैंसिल, 7x, तो x 3/7, तो x तो पॉजिटिव है, x को 3/7 यहां रख दो, 3/7 मतलब आप एक तरह से बोल सकते हो 4y इक्वल टू 13 माइनस 3/7, ये भी पॉजिटिव आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट इज द राइट आंसर। वैसे इसके बाद मैंने बताया फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनने इमेज, तो चांसेस होगा, पर पूरा करके ही बताना है। तो ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं, स्पेशली कैलकुलस में ऐसा नहीं होता, कोऑर्डिनेट में ऐसा होता है। कोऑर्डिनेट बनेगी पर टाइम लेगी, कैलकुलस या तो बनेगा या नहीं बनेगा, ट्रिक या तो क्लिक ही नहीं करेगा या क्लिक कर जाएगा, कैलकुलस ऐसा है। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे आखिरी में अगर टाइम बचे तो करना चाहिए, पहले करना है तो इसका मतलब कम करना है। कुछ बच्चे पहले करते हैं, चलो ऑटो सेंटर पढ़ा वो आ गया, पैरा स्ट्रेट लाइन पढ़ा वो आ गया, वो करने में लग गए, अब बस हो गया खत्म, डन। अब देखो इसमें पूछा ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, अब इसको ऑप्शन से करना चाहो तो कर सकते हो, 1/2 माइनस 1/2, 2 माइनस 1/2, और बोलो अब इसका स्लोप बताओ, इसको सेटिस्फाई करेगा, 0 इसका स्लोप, तो इसका कितना 1/0 स्लोप है, तो y माइनस y1 इक्वल टू 1/0 इंटू एक्स माइनस 2, तो इसका मतलब x की एक वैल्यू क्या आ रही है 2, किसमें बी में, इतने में काम हो गया। अरे ये लाइन की इक्वेशन क्या, x इक्वल टू 2, इधर की जो भी लाइन आएगी उसमें x की वैल्यू तो 2 ही रखोगे ना, तो x तो डिसाइड हो ही चुका है ना, काम खत्म। ट्रिकी क्वेश्चन था, लोग इसमें उलझ जाएंगे रूट के चक्कर में, मैंने कोशिश करी कि रूट वाला नहीं निकाला, उसके स्लोप के साथ उलझ जाते आप। अभी कहां परपेंडिकुलर है, अच्छा हाँ ठीक है, परपेंडिकुलर है वो एक्चुअल में, डन। तो चलिए, तो अब आप लोगों के लिए ये एक टास्क है कि अब आपको मैंने अभी तक केवल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तक पढ़ाया है पिछले 20 दिनों में, और शायद ये बहुत स्लो है, कई लोगों को बहुत फास्ट लग सकता है, पर ये अपने आप में बहुत स्लो है। पिछले बार मैंने 20 दिन में कोऑर्डिनेट खत्म की थी, इस बार 20 दिन में सर्कल तक भी नहीं पहुंच पाऊंगा। ये केवल इसलिए कि प्रैक्टिस टाइम मिले, ज्यादा क्लासेस हो रही तो हर टॉपिक को कवर करो, पेपर एनालिसिस करो। तो अब आपका काम है मंडे तक आप इजी टॉपिक की प्रैक्टिस करें, ट्यूसडे से सर्कल स्टार्ट करेंगे, और 4 दिन दे रहा हूं जिससे आप कर पाए अच्छे से, ठीक है ना, क्योंकि मंडे से अब आपका सुबह सेट थ्योरी स्टार्ट हो जाएगा, ट्यूसडे से इवनिंग में सर्कल, और अब धीरे धीरे हम बहुत ही करीब पहुंचते जा रहे हैं सिलेबस के, बाद ध्यान रखना आप लोग। अच्छा, जो लोग फास्टैग वाले हैं वो ध्यान रखना, सुबह 11 बजे मैंने स्पेशल सेशन लिया था, वो वॉच कर लेगा, नहीं देखा तो। सरगम सेंटर के क्वेश्चन डेफिनेशन से होंगे, जैसे ऑटो सेंटर डेफिनेशन से होता है वैसे ही सरगम सेंटर भी डेफिनेशन से होगा।
हाँ, जूम मीटिंग बहुत जल्दी रखने वाला हूं। और सीयूटी के लिए मैंने जो बताया है वो ध्यान रखिएगा कि अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है।